यस दोस्तों, आज की अपडेट का एक वीडियो बना देता हूँ और कल की भविष्यवाणी भी दिखा देता हूँ। दिखाने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी मैं वक्तव्य इस वीडियो में बोलूँगा वो मेरा पर्सनल वक्तव्य होगा। आप शेयर बाज़ार में अगर कोई शेयर खरीदते बेचते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। आपको कोई लॉस या प्रॉफिट होगा तो उसमें कुछ मेरा लेना देना नहीं होगा। अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज मैं बड़े नज़दीक इस बाज़ार के रहा और मैंने वॉच रखी और दोस्तों देखिए, आज बाज़ार काफ़ी, मैंने सुबह की वीडियो में बोल दिया था भाई ग्रीन में भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 400-500 पॉइंट ये ऊपर भाग जाए। वो समय इसका नहीं है, वो ताकत इस बाज़ार में मुझे नहीं दिख रही। हाँ, नीचे ज़रूर जा सकता है और ये नीचे गया दोस्तों। 17,120 ने काटा और काफ़ी नाजुक रहा। डॉ जोन्स फ्यूचर्स रेड से ग्रीन में आ गए, ग्रीन में ही थे सुबह से, उनके ग्रीन में रहते रहते ही ये रेड में चला गया और ये 17,100 भी काटा। उसके बाद में डॉ जोन्स फ्यूचर्स ग्रीन में रहे, 70-80 ग्रीन में हो गए, लास्ट में 104 पॉइंट ग्रीन में हो गए और अभी भी ग्रीन में रहे। SGX निफ्टी तो हमारे इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को फॉलो करती है। तो दोस्तों देखिए, आज इस बाज़ार में रिकवरी हुई, नीचे से रिकवरी हुई। नीचे इतना ज़्यादा तो गिरा नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए रिकवरी हुई। उसमें टाटा स्टील रिकवरी में पार्ट प्ले किया। लास्ट में पहले टाटा स्टील ने पार्ट प्ले किया, इसलिए बाज़ार को गिरने से बचाया, ज़्यादा गिरने से बचाया। और लास्ट में रिलायंस ने बहुत ही ज़्यादा रिकवरी दिखाई, 2567 रिलायंस का भाव मैंने देखा। तो दोस्तों ये दोनों स्टॉक्स ने बाज़ार को संभाल के रखा और जो मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे उन्होंने भी इस बाज़ार को संभालने में मदद करी। अब आप कहेंगे कि बाज़ार निफ्टी बैंक क्यों गिरा? निफ्टी बैंक में देखिए कोटक महिंद्रा का, वो तो सबको पता था, वो प्राइस इन हो चुका था सुबह ही, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ कैनेडियन फंड्स को कोटक महिंद्रा के शेयर्स बेचे और इस वजह से कोटक महिंद्रा का वेटेज काफ़ी है निफ्टी बैंक में, 15% शायद है। एंड HDFC बैंक का भी काफ़ी है, ICICI बैंक का भी काफ़ी है। तो ये सभी स्टॉक्स डाउन थे, इसलिए 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा हुआ रहा। और जब इसकी सेलिंग कैनेडियन फंड को चल रही थी तो दोस्तों ये काफ़ी नीचे आ गया था। एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी, सर कोटक महिंद्रा गिर गया, क्या मैं ख़रीद लूँ 1710 पे? मैंने कि हाँ, तुम भी कैनेडियन फंड हो जाओ, मौके का फ़ायदा उठाओ, तुम भी खरीदो, बिल्कुल खरीदो, कोई अच्छा स्टॉक है, कोई ख़राब स्टॉक नहीं है। तो दोस्तों बच्चों को मैं सलाह देता रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी, यूट्यूब के कमेंट्स में भी और अपने पेडअप व्हाट्सएप ग्रुप में भी। अगर कोई बच्चा ख़रीदना चाहता है, उसने मारुति में कुछ माल उठाने की कोशिश करी, मारुति लिमिटेड बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बिल्कुल लग रहा है, आप खरीद सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा माल खरीदिए, थोड़ा थोड़ा कैश में। ऑप्शन, पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, फ्यूचर ये मुझे नहीं आते हैं। आपके पास पैसे हों तो थोड़ा थोड़ा उठाइए। मारुति भागा, सर मैंने तो बेच दिया, मैंने बहुत अच्छे, अगर इंट्राडे तुम ऐसा काम कर लेते हो, कैश में उठा के बेच दीजिए, नो प्रॉब्लम, तो प्रॉफिट हो जाता, बहुत अच्छा। मैंने कल बोला था कि आप गेल पकड़िए, बच्चों ने कल गेल पकड़ा और देखिए आज गेल में मुझे कई टेलीफोन भी पर्सनली आए कि अच्छा खासा मुनाफा मिल गया। किसी को मुनाफा मिलता है तो दोस्तों मुझे खुशी होती है। और गेल आज मैंने बेच दिए और आज गेल की डिलीवरी ही चली गई दोस्तों, वो नीचे आया ही नहीं। 143 रुपये 60 पैसे में आप सबके सामने मैंने परसों ख़रीदे थे, वो कल बेच दिए थे, वापस ले लिए, आज मैंने बेच दिए तो उसकी डिलीवरी आई ही नहीं और अच्छा खासा मुनाफा मुझे भी वो देके चला गया। गेल दोबारा नीचे आएगा और वो 140 के नज़दीक आएगा तो डेफिनेटली मैं सभी सबको सलाह देता हूँ उस पर टूट पड़ी है। मैंने टूट पड़ने की बात कल भी कही थी, कल के वीडियो में भी कही थी, आज सुबह भी मैंने बोला था। मैंने बच्चों को बोला भी था कि इधर फंस गया हूँ, इसमें पेनी स्टॉक में फंस गया हूँ, ख़राब स्टॉक में फंस गया हूँ, बेच के गेल खरीद लीजिए, सीधे सीधे बेच के खरीद, सीधे सीधे
दोस्तों मेरे पास में रेडीमेड क्वेश्चन के आंसर्स हैं। सर पहली बार बाज़ार में आ रहा हूँ, तो भाई रिलायंस खरीद लीजिए, टाटा स्टील खरीद लीजिए, बैठ जाइए और बैठ के तमाशा देखिए। चाहे मेरा परसों का वीडियो देख लीजिए मैंने क्या कहा, और देखिए आज रिलायंस कहाँ है और टाटा स्टील कहाँ है। सर मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं आता। रिलायंस खरीद लिए, टाटा स्टील खरीदिए, अपने घर बैठिए आराम से देखिए। सर मैं वहाँ फंस गया, वो बेच दीजिए सब और गेल खरीद लीजिए। सीधी सीधी सलाह देता हूँ, कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं है। और अच्छा लगे तो उसको आप मान के चलिए, नहीं अच्छा लगे तो उसको इधर से सुनिए, इधर को निकाल दीजिए सीधे सीधे। बहुत क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, टेलीग्राम पे भी बहुत पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभी का ही 99% का सवाल का जवाब देता हूँ। एक बच्चे ने भी है जो पैनी पूछते हैं, पैनी का तो जवाब ऐसे बच्चे आपस में ही दे देते हैं, मेरे तो नज़दीक तक तो क्वेश्चन आता नहीं है। एक्स प्रो इंडिया पता नहीं कोई क्या पूछ रहा था भाई, आज भी मुझे तो कहीं वो मिला नहीं है। मैं कोशिश उसका भी करता हूँ, कोई सच्चे दिल से कोई पूछता है तो मैं उसको भी ढूंढने के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और मैंने तो नोट्स में सीधे सीधे उनकी एनालिसिस करके पूरा डेटा तैयार करके रखा है। गिरने वाले तो होंगे ही नहीं। आज किसी भाई ने कोई स्टॉक पूछा था, भाई डाटा पुअर था उसका, मैंने बोल दिया कि ये डाटा तो मेरे नोट्स में चिपकाने लायक भी नहीं है। सीधी सीधी सी बात है, मैं वही डाटा चिपकाता हूँ जो मजबूत स्टॉक्स हैं, और दोस्तों बहुत ज़्यादा मजबूत स्टॉक्स हैं। कल मैंने इसी वीडियो में बता दिया था कि कुछ एफआईआई की बाइंग हो रही है। देखो कल बाइंग हुई, क्योंकि कुछ फैरा कंपनीज में मुझे उनकी बाइंग का एहसास हुआ। जैसे कोई फैरा कंपनी है, जैसे क्या था वो ग्राइंडवेल नॉर्टन, ऊपर ही भाग रहा है। कुछ फैरा कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स को वो सबसे पहले पकड़ते हैं और ख़रीदते हैं, अपना पैसा उसमें लगाते हैं। तो उससे मुझे एहसास हो गया था कि इनमें बाइंग हो रही है। तो मैंने अपने चैनल पे अपने व्हाट्सएप पे बोल भी दिया था कि भाई मुझे आज एफआईआई की बाइंग लग रही है। और वही हुआ, जब मैंने 7:30 बजे डाटा देखा तो वास्तव में एफआईआई ने कुछ बाइंग कल की। तो धीरे धीरे वो लोग बाइंग कर रहे हैं। इतना सेलिंग तो आज भी नहीं हुआ होगा, इतना बाज़ार गिरा ही नहीं है, नीचे गया ही नहीं है। पहले टाटा स्टील ने संभाल लिया और लास्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने संभाल लिया बाज़ार को। और दूसरे स्टॉक्स भी दोस्तों इतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं, ना ही मारुति ज़्यादा टूटा है। और बैंक स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया वो क्यों टूटा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें वेटेज कोटक महिंद्रा की ज़्यादा थी। कोटक महिंद्रा अच्छा बैंक है, और आप भी अगर चाहें तो कोटक महिंद्रा बैंक के 1700 के आसपास कल कुछ शेयर्स लेके रख सकते हैं। मेरी ये बिल्कुल पसंद बैंक है। मैं भी कल कोशिश करूँगा 2-4 शेयर मेरे हाथ लग जाएं। और अभी ब्रुसेल्स में मीटिंग चल रही है दोस्तों। बाजार इस संशय में भी एक जगह पे एक्यूमुलेट करता रहा। कुछ स्टॉक्स में तो आधे आधे घंटे तक कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, वहीं के वहीं टिके रहे। इवन इंक्लूडिंग जिनमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था, गेल वहीं का वहीं टिका रहा, सेल वहीं का वहीं टिका रहा। दोस्तों जिनमें वॉल्यूम बहुत कम थे वो भी वहीं के वहीं टिके रहे। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ खतरनाक मीटिंग ब्रुसेल्स में आज नाटो की हो रही है, रशिया यूक्रेन के ऊपर। पता नहीं वो क्या डिसीजन होगा, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं, और क्या डिसीजन वहाँ लिए जाएंगे और क्या वहाँ कार्रवाई होगी, तो उसका सब इंतज़ार करते रहे ऐसा लगा मुझे। हमारा जो SGX निफ्टी है वो भी हमारे बाज़ार को फॉलो कर रहा था। बाद में 1:30 बजे यूरोपियन मार्केट खुले दोस्तों, अच्छे ग्रीन में खुले, हरियाली सी दिखाई दी। FTSE एंड CAC एंड अपने जो यूरोपियन मार्केट्स 1:30 बजे के आसपास खुलते हैं, तो उनसे भी कोई ज़्यादा फर्क, कुछ रिकवरी तो हुई तो बाजार, लेकिन फिर भी रेड में बंद हुआ। ग्रीन में भी पहुंचा, 2-4 पॉइंट ग्रीन में हुआ, 30-40 पॉइंट भी चला गया था ग्रीन में, लेकिन फिर वो रेड में ही बंद हुआ। ब्रुसेल्स की मीटिंग्स और ऐसे मुकाम पे कोई डिलीवरी लेके जाना नहीं चाहता, कोई अपनी पोजीशन को लेके जाना नहीं चाहता, इसलिए ये बाज़ार एक ही दायरे में चलता रहा और ज़्यादा गिरा भी नहीं और ज़्यादा बढ़ा भी नहीं। बढ़ना तो देखिए था ही नहीं, क्योंकि बाज़ार में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी
या इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इतना ज़्यादा प्लस पॉइंट्स नहीं मुझे दिखाई दिए थे। तो इसलिए मैंने गारंटी से बोल दिया था कि ये बाज़ार बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला तो अभी है नहीं, हाँ गिर सकता है। तो वास्तव में दोस्तों अगर ख़राब न्यूज़ आती है तो ये 200-400 पॉइंट गिर सकता है। और आज रात भी अभी उस मीटिंग का क्या आउटपुट आता है और क्या एक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ऐसे मौक़ों पर पोजीशंस अपनी काट के ही जाने में भलाई होती है, डिलीवरी छोड़ के ही जाने में भलाई होती है, प्रॉफिट बुक करने में ही भलाई होती है। तो ज़्यादातर लोगों ने ऐसा आज के बाज़ार में किया और वॉल्यूम भी आज आई थिंक ज़्यादा नहीं रहा होगा बाज़ार का। वो शाम को पता चलेगा एफआईआई ने क्या एक्शन और रिएक्शंस दिए हैं, वो भी शाम को पता चलेगा। और डॉलर जो हमारा जो रुपया है वो भी ज़्यादा कोई इतना वीक तो नहीं हुआ है, मजबूत भी इतना नहीं हुआ, वो भी शो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा को जो कंसर्न दोस्तों क्रूड ऑयल का रेट है, जो 127-28 भी आज दिखाई दिया। $125 ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव है आज प्रति बैरल। तो दोस्तों इस तरह से अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता रहेगा या बढ़ा हुआ रहेगा तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो दो चीज़ होनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्रूड ऑयल नीचे गिर जाए और रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए, वो सरेंडर करके हो या वो आपसी पीस टॉक हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, इन दोनों से ही 500-600 पॉइंट बढ़ने की गारंटी फिर निफ्टी में पक्की हो जाती है। और नॉट ओनली 500-600, अभी तो 24-25 में आजकल होगा, 26-27, फिर 28, 29, 30, 31, 4 दिन बाजार इसके आगे में खुलेगा। तो दोस्तों फिर 200, 300, 400 पॉइंट तो मार्च में बढ़ जाएगा और 200, 300, 400 पॉइंट ये अप्रैल में जब फ्रेश रिजल्ट्स Q4 के आने शुरू होंगे उनमें बढ़ जाएगा और 18,000 इंडेक्स निफ्टी का क्रॉस होने में देर नहीं लगेगी दोस्तों। ये मेरा कहना है और यही मेरी सोच है अप्रैल की। अप्रैल तक की सोच मैंने बता दी है। अब आप कहेंगे कि कल आपकी क्या सोच है। दोस्तों कल मेरी सोच आज के आउटपुट पे है और 90% ये कल गैप अप ही खुलेगा, क्योंकि ब्रुसेल्स में क्या होगा, वहाँ का क्या रिजल्ट्स होगा, उसकी आगाज़ हमारे यूरोपियन मार्केट्स को लग चुकी, इसलिए वो ग्रीन में खुले। और अगर ग्रीन में खुले और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आएंगे तो कल हमारा बाज़ार भी प्लस में ही खुलेगा। रात को डो जोन्स एंड नैस्डैक प्लस में ही रहेंगे, रिकवर होंगे और कल फ्यूचर प्लस में होगा। तो हमारा मार्केट भी कल गैप अप ओपनिंग होगी। अगर नेगेटिव डेवलपमेंट हुए 10% जिनकी संभावना है तो दोस्तों उसका प्रभाव हमारे बाज़ार पे नेगेटिव ही पड़ेगा। नेगेटिव वो कल मॉर्निंग में क्लियर हो जाएगा। फिर और बाकी यूट्यूबर से हट के मैं कुछ बात बता देता हूँ। अगर ये बाज़ार कल गैप अप होता है तो दोस्तों ख़रीदने की जल्दी नहीं करना है, आपको सेल ऑन राइज ही करना है, बढ़े हुए पे बेचना ही है, बुकिंग ही करनी है प्रॉफिट की। और अगर नेगेटिव फैक्टर्स कुछ आ जाए और ये 200, 300, 17,000 भी तोड़ दे तो आपको बाई ऑन डिप करना है। कहीं कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक मामला नहीं होगा, एटॉमिक या न्यूक्लियर डिवाइस वाला मामला अभी दिल्ली दूर है, उसके लिए इतनी जल्दी से ये काम नहीं हुआ करते। तो अगर ये 17,000 तोड़ता है तो आप बाई ऑन डिप करिए, और अगर ये 200-300 पॉइंट कल फ्राइडे को भागता है तो आप बेचिए, खरीदना मत, गुदगुदी को कंट्रोल करके रखिए दोस्तों। और कल फ्राइडे है, ये डिसेसिव डे होता है, ये एक फैसले का दिन होता है और इस पे भी आपको नज़र रखनी है। लॉस में कोई चीज़ बेचने की नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं बिक रही है, ONGC 180 में लिया भाई नहीं बिक रहा है तो उसको लॉस में बेचने की जहमत मत उठाइए, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखिए। आपका भाव ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, चाहे क्रूड गिरे या क्रूड बढ़े। ONGC को तो लास्ट बढ़ना ही बढ़ना है दोस्तों।
आपको बोनस भी देना है, डिविडेंड भी देना है, रिवार्ड करना है, तो वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। आप ये मत सोच लीजिए कि क्रूड ऑयल गिर गया तो अब ONGC 110 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ करता दोस्तों। अब ये स्टॉक से चल पड़े हैं, अप्रैल ऑनवर्ड लिक्विडिटी बढ़ेगी, आपको अच्छा मौका मिलेगा बाज़ार से कमाने का, अच्छे स्टॉक्स खरीद के रखने का। और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में देता हूँ अपने बच्चों को कि किस किस स्टॉक की एनालिसिस बढ़िया है, किस किस स्टॉक के Q4 रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आएंगे, प्रॉफिट डबल होने के चांस हैं। तो दोस्तों देखिए, उन स्टॉक्स को तो कोई रोक ही नहीं सकता, उनको तो बढ़ना है ही। और बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर बढ़ा, Q4 के रिजल्ट्स में प्रॉफिट डबल आया, सेल भी बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दी और आप उसको खरीद ले, खरीदना नहीं है उसको, आप प्रॉफिट ही लेना है, प्रॉफिट लेके उसको जयराम जी कर देना है और फिर आप वो पैसे को लेके अपनी पॉकेट में बैठ जाइए। अगला कोर्स ऑफ एक्शन जब समय आएगा उचित समय पर आपको बताऊंगा। 8, 10, 15 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स आते रहेंगे और वो स्टॉक्स अच्छा खासा 20-25% का जंप आपको देते रहेंगे। जंप देने का मतलब ये नहीं हुआ करता कि आप उनको खरीद लें, खरीदने नहीं है, वो आपको उस समय पे बेचने हैं और उस मूड़ी को अपनी पॉकेट में जमा करके रखना है। अगला कोर्स ऑफ एक्शन जब समय आएगा, समय डेफिनेटली आएगा, मैं तब बताऊंगा कि आपको उस पैसे का क्या करना है। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि वीडियो जैसे ही मैं बनाता हूँ आपकी स्क्रीन पे ये समय से उपलब्ध हो और आप इसको देख के, समझ के, एनालाइज करके कुछ प्रॉफिट कमा सकें। डिस्क्लेमर तो मैंने दे दिया है, जो हमारे यूट्यूब के कोर्स ऑफ लॉ में आता है और सेबी की डायरेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि आपको ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप सलाह ले लें, इसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है। तो दोस्तों, गेल मैंने बताया था, अगर नीचे की तरफ मिले कहीं तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये खाली हो चुका है, इसने डिविडेंड तो दे दिया है। आप इस पर नज़र रखिएगा, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे भी नज़र रखिएगा, आप टाटा मेटेलिक पे बता देता हूँ, दिल में छुपती नहीं है बात, छुपती नहीं है, जो भी बता रहा हूँ खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ। टाटा मेटेलिक पे नज़र रखिएगा। एक स्टॉक और याद था मेरा टाटा मेटेलिक के साथ में ही, वो भी खतरनाक है दोस्तों। ये है, आ गया याद, टिन प्लेट। दोस्तों ज़रा उस पर भी नज़र रखिएगा, इतना खतरनाक तो नहीं है, वो बढ़ चुका है एक्चुअली, पता नहीं क्यों 50-60 रुपया अभी में बढ़ गया। 340 था, वो 380-90 पहुँच गया। देखो, अगर वो भी आपको नीचे में मिले तो थोड़ी उस पर भी मेहरबानी करिएगा। ये स्टॉक ऐसे है दोस्तों, आप लेके पकड़ के पोर्टफोलियो में रख लें, जैसे ही Q4 के रिजल्ट्स आएंगे धड़ाम से आपको प्रॉफिट देंगे, बेच के मूड़ी बना के अपनी पॉकेट में रख लीजिए। अगले कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जब मैं बोलूँगा क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तब वो पैसा आपका उपयोग में आएगा। क्योंकि बच्चा बोलता है कि सर अब तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो दुख होता है, मुझे दुख होता है। मैं पैसा कमाने के भी मौका देता हूँ और पैसा लगाने के लिए भी मौके देता हूँ, आपको कहाँ लगाना है और कब तक लगाना है। हाँ, कुछ बच्चे लोग जो है मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं, कल पैसा लगाया सर ये कब तक बढ़ जाएगा, कितने दिनों में बढ़ जाएगा। कुछ बच्चे तो उनका जिद चले, सर ये कितने घंटे में मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे। अरे भाई, शेयर बाजार में ऐसा नहीं होता है, कुछ तो सब्र करो। मैंने गेल में पेशेंस किया, कितनी तकड़ी रकम मैंने गेल में लगाई, कुछ मुझे विश्वास होगा, भरोसा होगा, हल्ला गुल्ला करके लगाई। आप लोग भी पीछे पीछे लग लो। जब मैंने वो 143 रुपये 60 पैसे में ख़रीदा, वो 143 रुपये 60 पैसे से नीचे भी आया था, और मैं व्हाट्सएप चैनल पे चिपका देता हूँ अपने व्हाट्सएप पे कि मैंने इस रेट में इतनी चीज़ खरीदी, ये रहा मेरा बैंक का ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को मैं जिस रेट में ख़रीदूँ, आप उसको उसी दिन उससे कम रेट में खरीदो, कम से कम रेट में खरीदने की कोशिश करो। और अगर किसी स्टॉक को मैं ज़्यादा रेट में बेचूं, आप उस स्टॉक को उससे ज़्यादा रेट में ही मुझे दिखाइए और बताइए कि हाँ मैंने आपसे ज़्यादा 10-20 रुपये, तो मुझे खुशी होती है दोस्तों।
जब मैं एक लीडर ही बन गया हूँ, जब मैं एक झंडा तिरंगा लेके आगे आगे ही चल रहा हूँ, तो आप ये 2 काम ज़रूर करिए बस। स्टॉक खरीदना है, मैं चिपका देता हूँ और आप उसको पढ़ लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। आपको वो स्टॉक उससे नीचे ही खरीदना है। मैं बेच देता हूँ, आपको वो स्टॉक आपके भी पास है, आपको उससे ज़्यादा में ही बेचना है। फॉर एग्जांपल, मैंने कल टाटा स्टील को 1311 रुपये में बेच दिया, 1100 रुपये मुझे मिले। तो दोस्तों, आप उस टाटा स्टील को ज़्यादा में ही बेचना है, ज़्यादा में ही बेचना है। हाँ, ये पूछ के कि सर अभी 1345 चल रहा है, बेच दूँ नहीं बेच दूँ, जबकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भी अभी थोड़ा गिरेगा, वो डायरेक्शंस भी मैंने दे दी कि हाँ इसको बेच दो, अभी गिरने वाला है। तो वो सज्जन भी बेच के बाहर आ गए। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। तो दोस्तों, इस तरह से आप पैसा कमाने की कोशिश करिए। इस स्टॉक मार्केट में अपना अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर बाजार नीचे भी आता है तो वो मेरे पोर्टफोलियो में सुसज्जित होकर रखे हुए भी मुझे अच्छे लगें और भविष्य में वो मुझे लाभ दे के ही अलविदा कहें। स्टॉक 1-2 नहीं है, शेयर बाज़ार में 7000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। पैनी वीक एंड बैड गवर्नेंस वाले स्टॉक से दूर रहिए। आज किसी भाई ने मेरे से पूछा, सर क्या था वो, याद नहीं आता भाई, ये अपनी क्या होती है, इसका टेलीविज़न वाली जो होती है डिश टीवी खरीद ले क्या। बहुत जल्दी जबान से निकला, नो नो नो। मैं नो करता हूँ तो ज़रा मान लिया करो भैया, मान लिया करो। टपरिया टूल्स कैसा है भाई, वो अंग्रेजी समझ में नहीं आई पहले तो मुझे उसकी। 210 रुपये तो उसने डिविडेंड दिया, बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाई। जब मैंने बैलेंस शीट उसकी पढ़ी तो भाई वो तो लिस्टिंग ही नहीं हो रहा, उसमें तो 17 मार्च के बाद में ट्रेड ही नहीं हो पा रहा। पता नहीं वो कहाँ उड़ गया, कहाँ चला गया, क्या हो गया। ऐसे टपरिया उपरिया आपके नसीब में। अरे अच्छे स्टॉक्स खरीदिए ना भाई, हमसे पूछिए, हर तरह से पूछिए। अभी अभी कलकत्ता से टेलीफोन आया, कोई बात नहीं है, घर वालों की डांट पड़ी मुझे, क्यों आपने 10 मिनट उससे बात करी। वो पढ़ती है, सबके घरों में पढ़ती है, आपके घरों में भी पढ़ती होंगी। मैं तो अपने इस प्रोफेशन से जुड़ गया हूँ भाई, मेरा टाइम पास हो जाता है और मेरा दिल लगा रहता है और मेरी मास्टरी है दोस्तों इस लाइन में। तो मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए कल सुबह 8 बजे के आसपास या उससे पहले फिर मैं वीडियो लेके आऊँगा और फाइनली मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो 5-6 मिनट का दूंगा, क्योंकि आज मेरे यहाँ इस नई जगह पे भी एक वाईफाई लग गई है एयरटेल की, जिसके माध्यम से मैं फ्रीक्वेंटली आपको समय से वीडियो दूंगा। और हो सका तो मैं बीच में भी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे 1 बजे के आसपास बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत पूछते हैं भाई कि सर क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। इससे तो मैं सभी को बताऊँ, 1-2 को मैं लिखते लिखते, अब उंगलियों में इतनी ताकत नहीं, जबान में ताकत है, मैं बोल के ही वीडियो बना के आपके यहाँ तक पहुँचा दूँगा। तो इसी वीडियो में इस वक्तव्य के साथ आपके लाभांश की तगड़ी कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ विराम चिन्ह लगाता हूँ। नमस्कार।